इस अखिल भारतीय अधिवेशन पे मंच पर विराजमान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के श्रीनिवास मूर्ति जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मीराताई जी, श्री हरि जी, चरण सिंह जी, अपने इस समापन के कार्यक्रम में उपस्थित समाज के निमंत्रित बंधु, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायविद एवं कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, थोड़ा एक कठिन विषय है मेरे लिए। अधिवेशन में मेरा रहना नहीं हुआ और समापन मुझे करना है। तो समापन का काम तो संकलन होता है। वैसे अधिवेशन में प्रारंभ में मुझे रहना था, लेकिन इस वर्ष की रचना के अंदर, इन्हीं तिथियों के अंदर अपने अपने देश में संघ से प्रेरणा प्राप्त करने वाले, हिंदू समाज में काम करने वाले ऐसे सब जो हिंदू स्वयंसेवक संघ, सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ, उन देशों के स्वयंसेवक संघ ऐसे जो काम करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं का एक 5 वर्ष में शिविर होता है। तो भाग्यनगर में वो शिविर था, वो भी इसी तिथियों में आ गया। तो उसमें मुझे 2 दिन रहना था, इसलिए इस अधिवेशन के अंदर प्रारंभ के दिनों में मुझे रहना था, वो रहने का अवसर नहीं मिला। अंत में आकर उपस्थिति लग जाए, नाम ना कट जाए, इसलिए इस आखिरी सत्र में मैं आया हूँ। मैंने हरि जी को कहा कि क्या क्या सत्र थे वही मुझे एक बार भेज दो, वो भी वो भूल गए, और इसलिए वो सत्र भी मेरे ध्यान में नहीं आए कि हुए क्या। नहीं तो कम से कम इतनी तो अनुभव हो गया कि कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ मैं बोल भी देता कि क्या क्या हुआ। इस समापन के अवसर पर एक 3-4 बातें मैं रखूंगा आपके सामने। एक, प्रसंग क्या है। कुछ निमित्त बनते हैं, उन निमित्तों को बीच में रखकर हम कुछ बातों को समाज में ले जाते हैं, अपने काम को भी बढ़ाते हैं, अपने चिंतन को भी बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही 2 प्रसंग हैं इस समय, जिसके नाते हम सबको विचार करना है। जब उसके नाते विचार करना है तो फिर एक बात का पुनः स्मरण बार बार करना पड़ता है कि हम कौन हैं, और फिर उसी के साथ जुड़ती हुई हम कौन है और प्रसंग क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए जब विचार करते हैं तो आज परिस्थिति की पृष्ठभूमि क्या है, जिसमें ध्यान में रखकर हमको विचार करके आगे के बारे में सोचना। आज से 3 वर्ष पूर्व हमने सारे देश में स्वाधीनता के 75 वर्ष, स्वाधीनता का अमृत महोत्सव, इसके आयोजन सबने किए थे। वो अवसर था, उस स्वाधीनता का संग्राम जो अपना था, वो 1000 वर्ष का संघर्ष क्या था, उस संघर्ष, भाई बोलो मत, यहां खड़े होकर, 1000 वर्ष के संघर्ष का स्वरूप क्या था, उसकी प्रेरणा क्या थी, किन बातों को लेकर हम 1000 वर्ष लड़े। दुनिया का इतना अद्भुत, इतना लंबा चलने वाला किसी भी देश का संघर्ष नहीं था। वो स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि के अंदर हम आज कहां तक पहुंचे, आगे हमको क्या करना है, इसका विचार हमने किया। वास्तव के अंदर हमारा वो स्वाधीनता का जो संग्राम था, वो स्वाधीनता का संग्राम स्वत्रयी का संग्राम था। हम केवल देश की आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, केवल अपने लोगों का राज्य हो जाए इसलिए हम नहीं लड़ रहे थे। हमारा वो जो संघर्ष था, वो स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज्य, वो स्वत्रयी का संघर्ष था। हम उस स्वत्रयी के संघर्ष के जो प्रेरणा देने वाले नायक थे, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद,
उस सारे क्षेत्र के अंदर उस कालखंड में नेतृत्व करने वाले, दिशा देने वाले भगिनी निवेदिता, एनी बेसेंट, वो सबको जब हम पढ़ेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि हमारा संघर्ष केवल स्वाधीनता का नहीं था, वो स्व के आधार के ऊपर अपने समाज और राष्ट्र जीवन को खड़ा करने का संघर्ष था। जिस बात के लिए हम लड़ रहे थे वो स्वाधीनता से कुछ अधिक थी। जिस स्व के लिए हम लड़ रहे थे उस स्व का चिंतन हमने उस स्वाधीनता के 75 वर्ष में किया। इस वर्ष उसके साथ दूसरा प्रसंग आकर खड़ा हो गया, वो भारतीय संविधान के 75 वर्ष होने का। ये जो स्व का जो संघर्ष था, उसके बाद आने वाले समय के अंदर हमारे देश की दिशा क्या होगी, तो वो जो स्व का संघर्ष था उसकी पृष्ठभूमि के अंदर स्व के प्रगटीकरण का जब अवसर आया तो वो प्रगटीकरण का जो पहला प्रसंग था वो हमारे देश के संविधान के निर्माण का था। वो संविधान वो केवल एक दस्तावेज नहीं है, वो एक कागजों का टुकड़ा नहीं है। वो स्वाधीनता संघर्ष के अंदर जिन्होंने अपनी भूमिका अदा की, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो नेतृत्व कर रहे थे, संविधान निर्माताओं के अंदर अपने अपने क्षेत्र के सब तज्ञ अनुभवी लोग थे। वेदों के जानकार भी थे, शास्त्र स्मृतियों को समझने वाले लोग भी थे। आज की आधुनिक विचारधाराएं जो हैं वो किस दिशा के अंदर जा रही हैं, उसका अपने पर कितना प्रभाव है, उसका चिंतन करने वाले भी लोग थे। अपने जीवन के अंदर देश और समाज के अतिरिक्त जिन्होंने किसी बात का विचार नहीं किया, ऐसे लोग भी थे। समाज सुधार करते हुए अपने देश के अंदर किस प्रकार का चित्र खड़ा करना चाहिए, ऐसी साधना करने वाले मनीषी साधक भी थे। ऐसे सब लोगों ने वो जो पहला स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद स्व के आधार के ऊपर हमारे देश की दिशा क्या होगी, हमारे समाज की रचना कैसी बनेगी, हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, उसको संकल्प के रूप में प्रस्तुत करने का काम संविधान के माध्यम से हुआ। स्वाधीनता की पृष्ठभूमि के अंदर इस भारतीय संविधान के निर्माण का ये 75वां वर्ष, ये हम सब लोगों के लिए एक आत्मावलोकन का अवसर है। एक दूसरा प्रसंग और हम सब संगठनों के लिए, हमारा जो अधिवक्ता परिषद का कार्य चलता है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक व्यापक आंदोलन का हिस्सा है। आज से 100 वर्ष पहले इस देश के अंदर एक आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसको हम जब व्याख्यात करते हैं तो हम 4 शब्दों में बोलते हैं, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग। डॉक्टर साहब का चिंतन था, हमारी जो भी परिस्थिति है उसके लिए दूसरों को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। 1000 वर्ष जो हमारे पर प्रभावी हुए, जिन्होंने हमारे पे राज्य किया, संघर्ष जिनके साथ हमारा चला, वो हमसे संख्या में ज्यादा नहीं थे, हमसे गुणवान नहीं थे, हमसे ज्यादा वो शक्तिशाली नहीं थे। फिर भी 1000 वर्ष हमको संघर्षरत रहना पड़ा। उसका कारण क्या है, तो अपने समाज के अंदर कुछ मूलभूत कमियां आ गई। राष्ट्र का भाग्य बदलना है तो समाज बदलना होगा। उनका बड़ा स्पष्ट मानना था, किसी भी राष्ट्र को महान बनाना है तो सम ग्रेट पीपल डज नॉट मेक ए नेशन ग्रेट। कुछ महान नेतृत्व खड़े हो गए, कोई बड़े सन्यासी, अपने समय के अंदर कोई बड़े विजनरी लोग, वो तात्कालिक परिवर्तन ला सकते हैं, समाज में एक वातावरण बना सकते हैं, एक परिस्थिति में से देश को निकाल सकते हैं। राष्ट्र का भाग्य नहीं बदल सकते। राष्ट्र का भाग्य बदलना है तो सामान्य समाज के जीवन में परिवर्तन लाना होगा, जिसको उन्होंने कहा व्यक्ति निर्माण। उस व्यक्ति निर्माण को उन्होंने व्याख्यात किया। राष्ट्र के स्वरूप की सुस्पष्ट कल्पना, हु वी आर, हम कौन हैं, विशुद्ध राष्ट्रभक्ति की भावना। देश का काम शर्तों पर नहीं होता।
देश का काम किसी के स्वार्थों की पूरी के लिए नहीं होता। अपने को देशभक्त कहना है तो हर क्षण हर पल देश के लिए जीना पड़ता है। राष्ट्र प्रथम का मंत्र अपने मन के अंदर लेकर राष्ट्र सर्वोपरि रखते हुए अपने जीवन को जीना, राष्ट्र की सुस्पष्ट कल्पना के साथ जीना, समाज के अंदर एक संगठित अनुशासित समाज का जीवन खड़ा करते हुए आत्मविश्वास से ओतप्रोत विजय की आकांक्षा लेकर दुनिया के अंदर हिम्मत के साथ खड़ा होने वाला ऐसा समाज खड़ा होगा तो राष्ट्र का भाग्य बदलेगा। यह व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण क्या है? तो राष्ट्र निर्माण परम पूज्य डॉक्टर साहब का मानना था, जैसे जैसे ये व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाएगी, एक निश्चित स्तर पर पहुंचेगी, देश का वातावरण बदलेगा, समाज में आत्मविश्वासहीनता समाप्त हो जाएगी, समाज में आत्म निंदा की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, समाज में आत्मविश्वास जागृत होगा, अपने देश को आगे खड़ा बढ़ाने का भाव व्यक्ति के मन में आएगा। यह भावना जब आती है तो केवल भावना नहीं, उसके साथ समाज का आचरण और स्वभाव बदलना पड़ता है, केवल भावों के आधार पर नहीं। आज जिसको हम पंच परिवर्तन कहते हैं, नागरिक कर्तव्य और स्व से ओतप्रोत अपना जीवन, नागरिक कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध, स्व की भावना के आधार के ऊपर जीवन खड़ा करना, सामाजिक समरसता के जीवन में प्रतिबद्धता रखते हुए पर्यावरण का संरक्षण करने वाली भारतीय जो जीवन की समाज की व्यवस्था है, परिवार व्यवस्था, उसके मूल्यों का अपने जीवन में प्रकट करने वाला ऐसा समाज का चित्र खड़ा करना। देश के अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं, समाज के बहुत सारे वर्ग हैं जो हमसे पीछे रह गए, उनके प्रश्नों का समाधान करना, चुनौतियों का उत्तर देना और भारतीय चिंतन के प्रकाश में युगानुकूल समाज की रचना खड़ी करना, इसको हमने कहा राष्ट्र निर्माण। दुनिया के अंदर भारत की जो यात्रा है, ये आध्यात्मिकता के अधिष्ठान पर समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर क्रमांक 1 पर पहुंचने वाली यात्रा रही है। 1000 साल इसका प्रवाह खंडित हो गया, उस प्रवाह को पुनः हमने जीवंत करना है, अपने मूल प्रवाह के साथ जोड़ना है। वो भारतीय चिंतन के प्रकाश में आज की युगानुकूल वो पुरानी सब व्यवस्थाएं नहीं आएंगी, लेकिन चिंतन वही रहेगा, उसकी पृष्ठभूमि वही रहेगी, उसके मूल्य वही रहेंगे। वो समाज जीवन की रचना खड़ी करना, उसके लिए अपने स्वयंसेवकों ने समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर प्रयास प्रारंभ किए। संघ की यह 100 वर्ष की यात्रा 3 बातों का समुच्चय है। एक, व्यक्ति निर्माण, समाज का वातावरण बनाना, समाज का आचरण स्वभाव बदलना। दूसरा, भारतीय चिंतन के प्रकाश में युगानुकूल समाज की व्यवस्थाएं खड़ी करने के लिए विविध संगठनों के माध्यम से समाज जीवन के अनेकानेक संगठनों का निर्माण और समाज की सज्जन शक्ति को साथ लेकर उस कालखंड के अंदर समाज की जो भी आवश्यकता थी, वो युद्ध था, वो आपदा था, वो अलगाव के प्रश्न थे, वो एकात्मता की चुनौती थी, उसके अंदर अपनी भूमिका अदा करना। जब हम कहते हैं कि हम कौन हैं, तो हम कौन यानी अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ता। अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ता इस संघ के आंदोलन के घटक हैं। ये जो संघ का आंदोलन है, उस आंदोलन के अंदर न्यायिक क्षेत्र में काम करने वाला हमारा ये संगठन है। ये अधिवक्ताओं का केवल संगठन नहीं है, ये लॉयर्स की एसोसिएशन नहीं है। जिस समय अधिवक्ता परिषद का निर्माण हुआ था, तो उस समय हमने बहुत स्पष्ट तौर के ऊपर प्रारंभ से ही कुछ बातों को परिभाषित किया था। 1950 के बाद भारतीय संविधान के प्रकाश के अंदर हमने अपने इस भारत की व्यवस्थाओं को खड़ा करने का प्रयास किया। उसके लिए हमने कुछ संस्थाएं बनाई, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए। ये इंस्टीट्यूशन के आधार के ऊपर राष्ट्र में स्थायित्व आता है।
तो हमारा पहला काम क्या अधिवक्ता परिषद का, तो रिजुविनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन वाइटल फॉर नेशन। वो संस्थाएं बन गई लेकिन वो जीवंत है क्या, वाइब्रेंट है क्या, उनके अंदर जैसे सुधार आने चाहिए वो सुधार आ रहे हैं क्या? रेजुविनेशन दैट इज कंपल्सरी। केवल संस्थाओं के निर्माण करने से नहीं होता, उस संस्थाओं को जीवंत रखना पड़ता है। तो देश के इंस्टीट्यूशंस कैसे होने चाहिए, हमने उस यात्रा को प्रारंभ किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय ही कहा कि जो कुछ हम सोच सकते थे उतना हमने सोचा, लेकिन यही अंतिम है नहीं, आने वाले समय के अंदर भी आने वाली पीढ़ियां अनुभवों के आधार पर समय की आवश्यकता को देखते हुए नई नई बातें संविधान के अंदर जोड़ सकती है, आवश्यक विधियों का निर्माण कर सकती है। तो इस दृष्टि से कंट्रीब्यूशन इन लॉ मेकिंग प्रोसेस हमारा एक जो बड़ा काम है, कंट्रीब्यूशन इन लॉ मेकिंग प्रोसेस है। उसका उद्देश्य क्या है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशन, वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये संविधान का जो वास्तविक उद्देश्य है उसके लिए, उसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक नई नई बातें संविधान में जोड़ने की आवश्यकता है। तो उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करना, और हम इस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के एक महत्वपूर्ण घटक हैं, तो राइट इंटरवेंशन इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। हमारी यह भूमिका निश्चित हुई हमारे स्थापना के साथ ही। आज जब संघ 100 वर्ष का अवसर आया तो हमने इसको स्पष्ट कहा कि यह हमारा सेलिब्रेशन का अवसर नहीं है। संघ ने इस अवसर पर सारे देश में बड़े बड़े कार्यक्रम करने का निश्चय नहीं किया। हमने कहा यह 100 वर्ष का जो अवसर है यह हमारे आत्मावलोकन का अवसर है, आत्मविश्लेषण का अवसर है। यह जो प्रसंग है टू रिविजिट आवर 100 ईयर्स जर्नी, ये जो 100 साल की यात्रा, उसके अंदर एक रिविजिट करना। हम कहां से चले थे, क्या करने चले थे, कहां तक पहुंचे, जो कर सके वो क्यों कर सके, जो नहीं कर पाए वो क्यों नहीं कर पाए, जहां तक हम पहुंचे किन बातों के आधार पर पहुंचे, कौन सी बातें ऐसी थी जो हमको करनी चाहिए थी हम नहीं कर सके, वो क्यों नहीं कर पाए। ये सब बातों को लेकर आत्मावलोकन करना, समाज के साथ संवाद करना, उनके सुझाव लेना, उनके अनुभव सुनना, उनके मन में कुछ प्रश्न है तो उनके उत्तर देना, और दूसरा टू रिजॉल्व फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, आने वाले 25 साल के लिए संकल्प करना, आगे की दिशा क्या है, आने वाले 20-25 साल में हमको क्या करना है, इसका एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने की दिशा करना। अधिवक्ता परिषद के लिए भी, हम सब लोगों के लिए ये एक प्रसंग है। इस 100 वर्ष की संघ की यात्रा के प्रसंग में इसी कालखंड के अंदर न्यायिक क्षेत्र में काम करने के लिए स्वयंसेवकों ने समाज की सज्जन शक्ति को साथ लेकर अधिवक्ता परिषद का निर्माण किया। ये जो अधिवक्ता परिषद की जो यात्रा थी, वो जो स्व के आधार के ऊपर देश की स्वाधीनता के बाद संविधान के पृष्ठभूमि के अंदर हमने जो राष्ट्र निर्माण की यात्रा प्रारंभ की, उस यात्रा में न्यायिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारा एक संगठन है। हम सब लोग संघ के आंदोलन के इस घटक हैं। राष्ट्र निर्माण का हमारा लक्ष्य है इस घटक का होने के कारण से। न्यायिक क्षेत्र में काम करने वाले हम सब कार्यकर्ता हैं, और भारतीय संविधान के आधार के ऊपर राष्ट्र की संकल्पना को पूर्ण करने में सहयोगी एक महत्वपूर्ण हितधारक, स्टेक होल्डर हम सब लीगल प्रोफेशन के लोग हैं। और इसीलिए ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग पर हमको क्या करना, तो हम सब से अपेक्षा है कि इस स्वाधीनता के 75 वर्ष और संविधान निर्माण के 75 वर्ष और संघ के इस 100 वर्ष की यात्रा को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि में न्यायिक क्षेत्र के समसामयिक विषय कौन से हैं, उन विषयों को लेकर समाज के अंदर एक चर्चा करना, समाज के अंदर जनमत बनाना, एक ओपिनियन मेकिंग करना। मूल की स्पष्टता होनी चाहिए, आज के प्रश्नों का समाधान होना चाहिए, आवश्यक कानूनी वैधानिक व्याख्याएं
जो होने की आवश्यकता है वो होने के लिए भी काम होना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि पहली बात है ये प्रसंग क्या है, हम कौन हैं। ये दो बातों को ध्यान में रखकर हम जब समाज के अंदर इस वर्ष जाएंगे तो हमको करना क्या है, तो हमको एक परिस्थिति क्या है, चिंतन की पृष्ठभूमि क्या है, किन बातों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम नहीं करना, उस पृष्ठभूमि को समझकर हमको कुछ करना। वास्तव के अंदर अंग्रेजों का जो कालखंड था और इस्लाम के साथ जो हमारा संघर्ष हुआ, वो तुर्क, अरब, मुगल जो इन्वेजन था, एग्रेशन था, उसमें हमारी संस्थाएं नष्ट हो गई। यूरोपियन इन्वेजन के अंदर हम आत्मविस्मृति का शिकार हो गए। अंग्रेजों ने भारत के अंदर जिसको किया उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, सबवर्जन। सबवर्जन ऑफ अवर सोसाइटी हो गया, समाज वही रहा। धर्मपाल जी कहा करते थे, भारत का चिंतन जो है, देश के बड़े गांधीवादी चिंतक थे, उनने कहा हमारा ग्रेविटेशनल सेंटर भारत से बदलकर यूरोसेंट्रिक हो गया। यह सबवर्जन का आधार क्या था? तो सबवर्जन का आधार जो था, उन्होंने हमारी लैंग्वेज और हमारी एजुकेशन इसको बदला। 1835 के अंदर उन्होंने पहली बात यह निश्चित की कि आज के बाद शिक्षा की भाषा अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़े लिखे कोई नौकरी मिलेगी, और उच्च शिक्षा की भाषा भी अंग्रेजी। भारत ये ज्ञान की साधना का राष्ट्र था। हमारे यहां हर विषय के ऊपर ज्ञान की साधना की परंपरा थी, लेकिन अंग्रेजी में जैसे ही ये हुआ, हम अपने मूल से कट गए। कभी कभी हम कहते हैं कलकत्ता में पहला कॉलेज खुला भारत का, प्रेसिडेंसी कॉलेज, फिर दूसरा कॉलेज मद्रास और मुंबई के अंदर खुला, तो क्या उससे पहले कॉलेज नहीं थे क्या? धर्मपाल जी ने अंग्रेजों का जो रिकॉर्ड निकाला, तो 1800 सन के अंदर अकेले राजमुंदरी के अंदर आंध्र प्रदेश के 600 कॉलेजेस थे। उसमें कॉलेज फॉर शिप बिल्डिंग भी था, कॉलेज फॉर मेटलर्जी भी था, कॉलेज फॉर आयुर्वेद भी था, कॉलेज फॉर एस्ट्रोनॉमी भी था। केवल कर्मकांड की, वेदों की शिक्षा नहीं होती थी, समाज जीवन के हर क्षेत्र की हमारे शिक्षा होती थी। ऐसे उच्च शिक्षा के देश के अनेक केंद्र थे उस कालखंड के अंदर भी। मुगल, तुर्क, अरब आक्रमण के अंदर बड़े बड़े विश्वविद्यालय समाप्त हो गए, लेकिन छोटे छोटे उच्च शिक्षा के केंद्र ये सारे देश के अंदर उस युग की परिस्थिति के अनुसार खड़े हो गए। अंग्रेजों ने भारत के अंदर पहला जो काम किया, वो जो सबवर्जन का उनका आधार बना, उन्होंने हमारी उच्च शिक्षा की व्यवस्था समाप्त की और भाषा से हमको काट दिया। भाषा से कटे तो हम भाव से भी कट गए, अपने मूल से भी कट गए। भाषा जाती है तो स्मृतियां चली जाती है, भाषा जाती है तो मूल से कट जाते हैं। दूसरी बात, 1858 के बाद जब इस देश के अंदर विधिवत ब्रिटिश शासन हो गया, तो उन्होंने दो काम किए। एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स किए। सेंसस किया, उस सेंसस के अंदर नई पहचानें खड़ी कर दी। पहला सेंसस जब हुआ तो देश में 3 ही वर्ग थे। एक सेमेटिक रिलीजन, जिसके अंदर उन्होंने ईसाई, मुस्लिम, यहूदी जोड़ा। इंडो आर्यन, उसके अंदर उन्होंने पारसी रखा। तीसरा हिंदू, जितने थे सब भारत के बाकी थे। भारत के हिंदू जो है कोई रिलीजन नहीं था, हमारे इस देश की एक कॉमन आइडेंटिटी का नाम था, इस देश को जोड़ने वाला एक सूत्र था। लेकिन जो दूसरी सेंसस हुआ उसके अंदर, इस हिंदू के अंदर उन्होंने सिख, जैन, बौद्ध ये अलग कर दिए, फिर आदिवासी अलग कर दिए। धीरे धीरे करके अपने समाज में कितनी पहचानें खड़ी हो गई। आज से 150-200 साल पहले भारत में कोई SC, ST, OBC नहीं था। हमारे यहां एथनिसिटीज नहीं थी, हमारे यहां सेपरेट एथनिसिटी नहीं थी।
हमारे यहाँ त्रिस्तरीय समाज की रचना थी। वही व्यक्ति वन में रहता था, वही ग्राम में रहता था, वही नगर में रहता था। व्यक्ति एक ही था। वनवासी, गिरिवासी, नगरवासी, ग्रामवासी, ये हमारे समाज का एक चित्र था, समाज जीवन की रचना थी। उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को एससी बना दिया, कुछ एसटी बना दिया, कुछ ओबीसी बना दिया। आज वो हमारी आइडेंटिटीज बन गई। केवल सेंसस के आधार के ऊपर उन्होंने सारे समाज को छोटे 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 टुकड़ों में बांट दिया। नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स खड़े किए। भारत में हजारों हजारों साल से सब भाषाएं थी, सब भाषाएं विकसित होती थी। भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं था। ये जो भाषा के आधार पर राज्य है, ये जो लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म है, ये उस कालखंड के अंदर आया। और तीसरी बात, उन्होंने इस देश के अंदर जो बहुत बड़ा परिवर्तन लाए, वो लीगल मेयर्स के द्वारा लाए, लीगल प्रोविजंस के द्वारा लाए। कितने कानूनी प्रोविजन उन्होंने लाकर खड़े किए। वास्तव के अंदर आज जो हमको बहुत सारी बातें दिखाई देती हैं, वो स्वाधीनता के कालखंड के संघर्ष के कालखंड में वो जो संवर्धन हुआ, वो संवर्धन का प्रभाव आज भी है। और उसके कारण से बहुत सारे प्रश्न आज हमको दिखाई देते हैं समाज जीवन के अंदर। पिछले 100 साल के अंदर दुनिया के अंदर दो विचारधाराएं बहुत तेजी से बढ़ी। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी में से दो विचारधाराएं निकली, एक जिसको कम्युनिज्म कहते हैं, दूसरा जिसको कैपिटलिज्म, नव उपनिवेशवाद, न्यू कॉलोनियलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, वो अमेरिका से खड़ा हुआ। ये जो भारत के अंदर, दुनिया के अंदर ये दो विचार चले 100 साल में, दुनिया के इस सब देशों के अंदर इन दोनों विचारों ने बहुत बड़ा प्रभाव किया। वो कम्युनिज्म धीरे धीरे बदलता हुआ वोकिज्म तक पहुंच गया। इन दोनों विचारधाराओं ने पिछले 100 साल के अंदर बहुत सारे लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स, नए नए ईडियम, आज जो कई शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, प्लूरलिज्म, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस, बहुत सी बातें हम जो प्रयोग करते हैं, वो सब इस कालखंड के अंदर खड़ी हुई। वास्तव के अंदर इन सब के प्रभाव में से आकर पिछले कुछ समय से हमको ध्यान में आता है कि सेलेक्टिव आइसोलेटेड इश्यूज के आधार पर पीआईएल करना, संवैधानिक क्षेत्र के अंदर भी नए नए शब्द हम सुनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आधार के ऊपर नए नए तरह के जजमेंट आना, हमारे समाज जीवन की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ना समझते हुए समाज के अंदर एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स खड़ा करना, उस इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के आधार के ऊपर एक लीगल एक्टिविज्म करना, उसके लिए आवश्यक लीगल क्षेत्र के अंदर एकेडमिक वर्क करना, उसी के आधार के ऊपर समाज के अंदर कई तरह के प्रयास करना। वास्तव के अंदर हम सब लोग जब संविधान के प्रश्नों को लेकर समाज में चर्चा के लिए जाएंगे, तो उसकी ये दो पृष्ठभूमि है। एक सबवर्जन ऑफ माइंड जो हुआ अंग्रेजों के कालखंड के अंदर, उसका प्रभाव अभी भी बाकी है, अभी भी लोगों के मन के अंदर है। बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म, भारत एक राष्ट्र है क्या? यह राष्ट्र था ही नहीं कभी। संविधान के आधार के ऊपर 1947 में एक राष्ट्र बना। उस विचार को लेकर चलने वाले लोग, ऐसे सारे जो प्रश्न है समाज जीवन के अंदर, जब हम इस वर्ष के अंदर इस संघ की 100 वर्ष की यात्रा की पृष्ठभूमि में, संविधान के निर्माण के, उसके लागू होने के 75 वर्ष की पृष्ठभूमि में समाज में जाएंगे, तो उसकी एक बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड को समझते हुए आज के समय के अंदर संविधान को किस रूप में, कैसे समाज के अंदर लेके जाना, इसके बारे में हमको विचार करना पड़ेगा। वास्तव के अंदर मैंने पहले ही कहा कि यह संविधान क्या है, तो स्वाधीनता के बाद स्व के आधार के ऊपर हमने जो पहला डॉक्यूमेंट बनाया, वो भारतीय संविधान था,
जिसके अंदर हमने भारत की एक कल्पना प्रकट की कि हम भारत कैसा बनाना चाहते हैं। परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी कहते हैं कि ये संविधान क्या है। उन्होंने कहा कि संविधान जो है ये हमारे उस समय के संविधान निर्माता देश के स्वाधीनता संघर्ष की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्रतिबिंब है। दिस इज सिंबल ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। वो जो हमारी एक सामूहिक चेतना थी जिसके आधार पर हम लड़ रहे थे, संविधान निर्माताओं के मन के अंदर अपने राष्ट्र को लेकर एक जो कल्पना थी, उस कल्पना का प्रगटीकरण जो है ये संविधान है। ये संविधान की उस समय के 395 जो आर्टिकल या आज बढ़कर 448 आर्टिकल, उसको पढ़कर समझ में नहीं आता। वो उस संविधान निर्माण के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स चल रही थी, उसके बीच में आपस के जो पत्र व्यवहार चल रहे थे, उस समय बहुत सारे लोग अखबारों के अंदर लिख रहे थे, स्थान स्थान पर बोल रहे थे, बहुत लोग ज्ञापन दे रहे थे। यह संविधान निर्माण में संविधान सभा के अंदर तो 294 लोग थे, लेकिन वास्तव के अंदर देश के अंदर एक बहुत बड़े समाज ने अपनी भूमिका उस संविधान निर्माण की प्रक्रिया में खड़ी की। कितने ज्ञापन हुए, कितने पेटिशन हुए, कितने लोगों ने प्रस्ताव किए, वातावरण बनाने का प्रयास किया। और इसलिए परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा कि ये जो संविधान है दैट इज सिंबल ऑफ आवर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य श्री गुरु जी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमने इस संविधान को स्वीकार किया। उसके अगले ही अंक के अंदर ऑर्गेनाइजर 5 जनवरी के अंदर उन्होंने इस संविधान के ऊपर एक साक्षात्कार दिया। बहुत बार लोग कहते हैं कि संघ ने संविधान का विरोध किया, तरह तरह की बातें चलती है। उनको गुरुजी का वो 1949 का वो इंटरव्यू पढ़ना चाहिए। उस साक्षात्कार के अंदर संविधान के बारे में उन्होंने 2 बातें कही। संविधान की ओर देखने की हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह संविधान का निर्माण की प्रक्रिया चली, विभिन्न विचारधारा के लोग वहां थे, विभिन्न मत के लोग थे, हर विषय के ऊपर अनेक मत थे। उन मतों पर चर्चा हुई, अपने अपने मतों पर आग्रह दुराग्रह करने वाले भी लोग थे, अपने मतों के प्रति पक्के रहने वाले भी लोग थे। लेकिन धीरे धीरे करके भारत की जो परंपरा है, आम सहमति के आधार के ऊपर हमने जिन जिन बातों पर सहमति होती चली गई, उनके आधार के ऊपर हमने अपने संविधान का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि अब ये जो संविधान निर्माण हो गया है, अब ये आज के समय की स्मृति है। अब इसके आधार के ऊपर हमको अपने राष्ट्र का निर्माण करना है। इससे पहले हम सबके विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अभी सबका मत जो है इस संविधान के मत के अंदर विलीन हो गया। और इसीलिए इस संविधान के आधार के ऊपर आने वाले समय के अंदर हमको अपने इस राष्ट्र का निर्माण करना है। और दूसरी बात उन्होंने कही, ये वास्तविक स्वतंत्रता का दिन है। 1947 में आजाद हो गए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अमेंडेड इन 1947, दैट वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद भी भारत के अंदर वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे। विधिवत रूप से हमारा जो शासन है, हमारा जो संविधान है, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा है। आज हम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो रहे हैं। अब ब्रिटेन के साथ ये जो हमारा आखिरी संबंध है वो भी समाप्त हो गया है। वास्तव के अंदर स्व के आधार के ऊपर अपने राष्ट्र के निर्माण के दिन जो है वो ये संविधान लागू होने का अवसर है। संविधान की ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि को हम सब लोगों को लेकर इस वर्ष के अंदर मैंने जो कहा कि इस संविधान की व्याख्या समाज के अंदर करने का अवसर है। संविधान, पहले ही मैंने कहा, ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये केवल कागजों का पुलिंदा नहीं है। 375 या आज के समय के अंदर वो बढ़कर 448 शायद आर्टिकल्स हो गए, इतना ही नहीं है। संविधान की व्याख्या कैसे होती है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, वो महत्व की है।
क्या वो इंटरप्रिटेशन करते समय वो जो संविधान निर्माताओं की भावना थी, वो जो उसके पीछे की उनकी जो सोच थी, वो जो संविधान की आत्मा थी, वो आत्मा सबके ध्यान में रहती है क्या? वास्तव के अंदर इस वर्ष हम सब अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ताओं का इस अधिवेशन के अंदर अनेक सत्र इस संविधान की चर्चा पर थे। ये जो सारी संविधान की चर्चा हमने यहां पर की, ये चर्चा यहीं पर केवल नहीं रह जानी चाहिए। ये चर्चा जो है यहां से आगे बढ़ते हुए हमें सारे देश के अंदर अपने कार्यकर्ता संगठनों, अपने अपनी इकाइयों के माध्यम से केवल अधिवक्ताओं में नहीं, समाज जीवन के अंदर ले जाने के बारे में विचार करना चाहिए। इस संविधान के बारे में कुछ बातें ऐसी है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमको स्पष्ट की थी। वो कुछ बातों की चर्चा करते हुए मैं इस विषय को पूर्ण करूंगा। जिन बातों को हमको समाज के सामने लेकर जाना, वो आज के समय की आवश्यकता भी है। पहली बात, संविधान निर्माताओं के सामने कुछ बातें बड़ी स्पष्ट थी। एक 4-5 बातें बड़ी स्पष्ट थी उनमें। पहली बात, भारत एक यात्रा का नाम है, यह नया राष्ट्र नहीं है। पंडित नेहरू जी ने जिस समय ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये 1946 के अंदर प्रस्तुत किए, पहली बैठक के अंदर जब प्रस्तुत किए, तो उन्होंने उसी समय सबके सामने एक बात रखी कि ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशन दैट हैज ए लेगेसी ऑफ 5000 ईयर्स। कम से कम 5000 वर्षों की लीगेसी तो ज्ञात है, लीगेसी तो उससे बहुत बड़ी है हमारी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई नया राष्ट्र नहीं है, हमको स्पष्ट ध्यान में आना चाहिए, भारत यानी एक यात्रा का नाम है, ये एक जर्नी है। वो जो पूर्व वैदिक काल से जो प्रारंभ हुई, उसके अंदर, इसके अंदर कितने ही महापुरुषों ने, कितने ही राष्ट्र निर्माताओं ने अपना एक योगदान ये दिया है, और उन्होंने उसी के अंदर अपने लक्ष्य को भी प्रकट किया। साथ में कहा कि हमारा लक्ष्य क्या है, कि हमने एक महान राष्ट्र बनाना है, टू कंट्रीब्यूट फॉर वर्ल्ड पीस एंड सोशल हार्मनी। हमारे भारत का लक्ष्य रहा हमेशा से। स्वामी विवेकानंद जी ने जिसको कहा कि द पर्पस ऑफ नेशन, एवरी नेशन हैज ए पर्पस, टिल दैट नेशन सर्व दैट पर्पस दे फ्लरिशेस। जब तक वो अपने राष्ट्र के जीवन का जो लक्ष्य होता है उसकी पूर्ति कर रहा होता है, तब तक उसका उत्थान होता है। वो लक्ष्य की पूर्ति बंद कर देता है तो उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। भारत का लक्ष्य क्या है? दुनिया को धर्म देना, दुनिया के अंदर ज्ञान देना, यह भारत का लक्ष्य है, यह पर्पस है, यह भगवान ने तय किया है, यह ईश्वर प्रदत्त लक्ष्य है। हर एक का एक ईश्वर प्रदत्त लक्ष्य होता है, वो पेड़ हो, पौधा हो, जीव हो, जंतु हो, पानी हो, आग हो, हर एक का एक लक्ष्य होता है। राष्ट्रों का भी लक्ष्य होता है। हमने अपने संविधान के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इसको स्पष्ट कहा। संविधान निर्माताओं की जो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिबेट हुई है, उसके अंदर हमने बार बार उसको कहा है हमने। और इसलिए जो कभी कभी लोगों के आ जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ये आज के आइडियल्स हैं। ये खोखले आइडियल, हमारे आज के जो खोखले आइडियल है वो नहीं है। डेमोक्रेसी दुनिया में सबसे पहले हमारे यहाँ ही थी। एक्सेप्टिंग एवरी पाथ एज ए ट्रू पाथ, ये हमारा ही विचार है, ये लीगेसी है हमारी हजारों सालों की। ये संविधान की डिबेट्स के अंदर हमने बार बार कही है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हमारे यहां सबसे महत्व की बात मानी गई है। राम राज्य के अंदर एक भी व्यक्ति का मत उसकी कीमत है। हमारे यहां मेजोरिटी का मत नहीं, सबका मत, उसका महत्व, ये हमारा विचार है। दैट इज अवर लीगेसी। दूसरी बात, हमारे संविधान निर्माताओं को ध्यान थी कि देश स्वतंत्र तो हो रहा है, लेकिन देश खंडित करने वाली शक्तियां ये समाप्त नहीं हुई। बाबा साहब अंबेडकर ने बार बार उस समय चेतावनी दी, पहली बार हम स्वतंत्र नहीं हो रहे, इस 1000 साल के अंदर हम पहले भी संकट से बाहर हैं, फिर संकट में फंस गए। कारण क्या है? समझना है हमको। वो देश तोड़ने वाली शक्तियां, वो अलगाव की शक्तियां, वो राष्ट्र विरोधी शक्तियां, वो समाप्त नहीं हो रही हैं।
और इसीलिए अपने संविधान के अंदर हमने ऐसी व्यवस्थाएं भी की कि देश को खंडित करने वाली, देश को तोड़ने वाली ऐसी शक्तियों के षड्यंत्र ये कभी सफल ना हो। तीसरा बात, हमारे समाज का एक वैशिष्ट्य रहा है, ये सत्ता आधारित समाज नहीं रहा। हमारे समाज की जो वैशिष्ट्य रहा है, पीपल आर द नेशन। हमारे यहां व्यक्ति जो है, ये इसको नेशन हमने माना। हमारे राष्ट्र की अपनी एक कल्पना है, समाज की हमारी एक कल्पना है हमारी। हमारा ये जो राष्ट्र का जीवन था, ये विकेंद्रित समाज जीवन था, और इसीलिए सत्ता का केंद्रीकरण ना हो, सारी पावर कहीं एक्यूमुलेट ना हो जाए, इसके लिए अनेक तरह की व्यवस्थाएं हमारे इस कालखंड के अंदर की। बीच के कालखंड के अंदर बहुत सारी बातें हमारी आ गई। फ्यूडलिज्म ये हमारा चित्र नहीं था, ये जागीरदारी व्यवस्था ये मुगलों के समय आई, ये जमींदारी व्यवस्था ये अंग्रेजों के समय आई। भारत में कभी जमींदार और जागीरदार नहीं होते थे, ये भारत की व्यवस्था नहीं थी। और हमारे यहां उसी को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर समाज की व्यवस्थाएं कैसी रहनी चाहिए, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मॉडल कैसा रहना चाहिए, ये सब बातों का विचार उस समय हमने किया। और हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बात और कही कि हम ये जो संविधान बना रहे हैं, हम ही जानकार हैं, हमारे बाद कोई जानकार नहीं होगा, ये अंतिम दस्तावेज होगा, ऐसा नहीं है। आज हम कुछ प्रावधान कर रहे हैं, अनुभवों के आधार के ऊपर कुछ बातें छोड़ी भी जा सकती है, कुछ बातें जोड़ी भी जा सकती है, और इसलिए संविधान संशोधन की एक पद्धति भी हमने अपने यहां खड़ी की। उस संविधान संशोधन की पद्धति के आधार के ऊपर जब कोई चीज क्रियान्वित होती है, तो क्रियान्वयन के अनुभवों के आधार के ऊपर बहुत कुछ करना पड़ता है। वास्तव के अंदर हमारा जो संविधान निर्माण करने वाले लोग थे, उनको बहुत सारी बातों की सब कल्पना थी। उस बातों के आधार के ऊपर ही उन्होंने कुछ बातें हमारे सामने रखी। वास्तव के अंदर इन वर्षों के अंदर, इस आने वाले वर्ष के अंदर, इस संविधान के इस वैशिष्ट्य को लोगों के सामने लेकर जाना। कभी कभी मेरे से लोग कहते हैं कि इस संविधान को किस रूप में प्रस्तुत करना, तो मैं उनको वो कहता हूं कि हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव्स में जो कहा गया, पूज्य सरसंघ चालक जी ने जिसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहा, जिसको हमने लेगेसी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ जर्नी कहा ऑफ भारत, वास्तव में उसी के रूप में इस संविधान को हमको देखना चाहिए। हमारे संविधान के निर्माताओं की आंखों के सामने एक बात बड़ी स्पष्ट थी, हम भारत बनाने चले हैं, तो आज की दुनिया के अंदर भारत बन रहा है, तो दुनिया का एक मॉडल है, तो वेस्टर्न मॉडल ऑफ गवर्नेंस ये हमारे को जरूरी है। लेकिन हमारा जो इंडिजिनस, उसकी जो प्रेरणा है, वो हमारे सबके ध्यान में रहनी चाहिए। दोनों बातों का मेल हमने अपने इस संविधान के अंदर हमने ये किया है, और इसीलिए हमने जो कहा कि भारतीय जो संविधान है, ये आज का युग अनुकूल भारतीय चिंतन का प्रगटीकरण है। हम जब भारत बनाने चले हैं, तो हम पुराने मूल से जोड़ना है, तो विचार मूल से जुड़ेगा, लेकिन वो पुरानी सब बातें वापस लाई जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। जीना तो आज के समय में पड़ेगा, आज की दुनिया में पड़ेगा, और इसलिए दोनों बातों का समावेश करके हमने अपने इस संविधान के अंदर सब रचनाएं की। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी जो विशेषता है, वो हमारा प्रीएम्बल है, हमारे संविधान की प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना को समझ लेंगे तो अपने को बहुत सारी बातों के उत्तर मिल जाएंगे। सबसे पहली बात इस संविधान के अंदर हमने जो रखी, हमने चित्रों के माध्यम से इस संविधान के अंदर हम कौन है, हमने पहचान बताई। भारतीय संविधान का पहला पृष्ठ है, उस पहले पृष्ठ के ऊपर हमने अशोक स्तंभ लगाया। वो शेर चारों, उसका वो जो स्तंभ है, नीचे चक्र, जो हमारे यहाँ प्रतीक है धर्म चक्र परिवर्तनाय का, हमारा उद्घोष सत्यमेव जयते, ये हमारा संविधान के कॉपी का पहला पृष्ठ है। तो ये किस बात का परिचय है? हम कोई नया राष्ट्र नहीं बना रहे। हमारा संविधान का प्रीएम्बल जहां से आया, उससे पहला जो पृष्ठ है, उसके ऊपर हमने एक वैदिक जो है गुरुकुल का दृश्य दिखाया।
इसका अर्थ क्या है? भारत की उस यात्रा को हमने उस वेदों के साथ, वो सप्त सिंधु के अंदर, सरस्वती से सिंधु के बीच के अंदर वेदों की रचना करने वाले जो वैदिक ऋषि थे, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब में उस भगवान के अंश को देखा। सब में भगवान का अंश है तो वसुधैव कुटुंबकम, उसकी एक दृष्टि विकसित की। सर्वे भवन्तु सुखिना, उसकी कामना लेकर जीने वाला समाज खड़ा करना, ये लक्ष्य रखा। ये जो हमारी ये जो यात्रा है, इस यात्रा का जो सबसे बड़ा महत्व है, ये राष्ट्र जो है उसको हमने वहां से जोड़ा है। अंग्रेजों ने हमको नेशन नहीं बताया। ये नेशन कैसे बनता है? हमने अपने संविधान के पहले वाक्य में लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, ये वास्तव में हमारा वैशिष्ट्य है। भारत के अंदर पीपल आर द नेशन। वेदों में राष्ट्र सूक्त आता है, उस राष्ट्र सूक्त का पहला सुभाषित है, उसके अंदर पहला श्लोक है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानता। एक साथ मिलकर चलें, एक स्वर में बोलें, एक मन के हो जाए। उसी सूक्त के अंदर आगे आता है, समान मंत्र समिति। हम सब एक साथ बैठकर विचार करें, एक साथ विचार करते हुए समान मंत्र अभिमंत्रे व, हम धीरे धीरे करके हम सबके मंत्र एक साथ हो जाए, एक हो जाए। समानम मनम सह चित्त मेषाम, हम सबके मन एक हो जाए, हम सब सह चित्त हो जाए। ये राष्ट्र कहां से बनता है? ये राष्ट्र जो बनता है, जब समाज ऐसा खड़ा होता है तो उसमें से राष्ट्र बनता है। भारत के अंदर एक अद्भुत राष्ट्र की हमने कल्पना थी। वास्तव के अंदर हमने अपनी पहचान इस संविधान के द्वारा कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हजारों हजारों साल तक हमारी ये एक पहचान थी। ये पहचान बीच में खंडित हो गई। हमारे यहां कहा गया, उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति। हिमालय से लेकर हिमालय के दक्षिण के अंदर, समुद्र के उत्तर के अंदर, इस सारे क्षेत्र को भारत कहते हैं। यहां के रहने वाले लोगों का नाम भारतीय है। वन नेशन वन पीपल, हम सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी थी। बीच के कालखंड के अंदर हमारी आइडेंटिटी वो रीजन में बट गई, वो रिलीजन में बट गई, वो लैंग्वेज के आधार पर हो गई, वो कास्ट के आधार पर हो गई। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा, आज के बाद हमारी एक आइडेंटिटी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो हजारों साल भारत की जो यात्रा थी, जिसके अंदर भाषाएं अनेक थी, भाव एक था, राज्य अनेक थे, राष्ट्र एक था। राज्य लड़ते भी थे, एक राज्य दूसरे राज्य को जीतता हारता भी था, वो दूसरे को गुलाम नहीं बनाता था। भारत में नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं था। वन लैंग्वेज, वन रेस, वन रिलीजन, वन लैंड मास, वन सेट ऑफ गवर्नमेंट दैट बिकम्स ए नेशन, ये हमारी कल्पना नहीं थी। हमारा एक अद्भुत राष्ट्र था, जिस राष्ट्र के अंदर सब मत पंथ भाषा भाषी खान पान रंग रूप, ये सब विविधताओं के होते हुए भी हम सब एक थे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसको हमने आज कहा वन नेशन वन पीपल, भारत, भारत के रहने वाले भारतीय। वो सिकंदर जेलम से आगे नहीं गया, उसने कहा मैं हिंदुस्तान आया हूं। अपने देश के अंदर कहा मैंने इंडिका जीत लिया, मैंने भारत जीत लिया। वास्को डिगामा केरल और उससे आगे नहीं बढ़ पाया। उसने ये नहीं कहा कि मैं चेरामन पहुंचा, कालीकट पहुंचा, केरल पहुंचा। उसने कहा मैंने भारत को खोज लिया। दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति वो केरल पहुंचा या गांधार के अंदर पहुंचा, उसने कहा मैं भारत पहुंच गया। सारे देश के अंदर हमारी एक पहचान थी। वास्तव के अंदर हमारे संविधान निर्माताओं ने वो जो हजारों वर्ष की हमारी जो पहचान थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और वी द पीपल ऑफ इंडिया का वैशिष्ट्य है पीपल आर द नेशन। वो पीपल आर द नेशन अर्थात हमने भारत, ये राज्यों का संघ नहीं है। राज्यों ने मिलकर नहीं बनाया, अनेक राज्यों के प्रतिनिधि थे वहां पर, प्रतिनिधि के नाते राजाओं ने भी अपने प्रतिनिधि भेजे थे। प्रोविंसेस और स्टेट्स, इनके प्रतिनिधि थे वहां पर, लेकिन उन्होंने मिलकर भारत नहीं बनाया था। हमने भारत की जो कल्पना की, सारे उसमें से हमने भारत की जो कल्पना की,
एक यूनिट के नाते की। और इस देश के अंदर रहने वाला व्यक्ति वो देश के किसी भी कोने में कहीं भी जाकर रह सकता है। ये जो हमारी पुरानी कल्पना थी, ये उसके आधार के ऊपर था। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमने कहा कि हमारा लक्ष्य है टू सिक्योर जस्टिस, इक्वेलिटी एंड लिबर्टी। यह भारत का मूल है, हमारा चरित्र है, यह हमारा चित्र है। धर्म के आधार पर चलने वाला हमारा समाज था, इसलिए न्याय था ही। हमारे समाज का जीवन ऐसा था, वो धर्म के आधार पर। न्याय यह हमारा मूल था, जस्टिस नहीं था हमारा। समाज जीवन के अंदर इक्वेलिटी हमारे समाज का चित्र था, हमारा चरित्र था। कभी कभी कहते हैं भारतीय चिंतन के अंदर हमारे यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क था। किसी एक वर्ग के लोग राजा बनते ऐसा नहीं था। मगध के राजा नंद थे, वो नापित थे। चंद्रगुप्त बन गए, वो मौर्य थे। वो सुहेलदेव राजा बने, वो पासी थे। अंग्रेज भी जब भारत के अंदर आए तो उस समय देश के बहुत सारे राज्यों के राजा आज की सो कॉल्ड ओबीसी कास्ट के थे। हमारे समाज का ऐसा दृश्य नहीं था। ये जो बहुत बार हमारे लोगों के मन के अंदर कल्पना रहती है, ऐसी भारत की कल्पना नहीं थी। किसी विशिष्ट वर्ग को ही विशिष्ट अधिकार होंगे, ऐसा फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर हमारा नहीं था। हमारे समाज जीवन के अंदर समाज जीवन का चरित्र जो था वो इन तीन बातों के आधार पर था। उसी को हमने प्राप्त करना है। लेकिन ये तीनों को जो प्राप्त करना है, वो तीनों को आज 1000 साल के संघर्ष के कालखंड में, उससे पहले भी किसी भी समाज में उत्थान पतन आते हैं, कमियां आती हैं। हमारे समाज में अस्पृश्यता जैसे दोष भी आ गए, लेकिन हमने कभी उसको स्वीकार नहीं किया। उसके लिए अपने संत, महात्मा, महापुरुष सब लगातार प्रयासरत रहे। उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास चलते चले गए। आज दोबारा से हमने अपने समाज, राष्ट्र जीवन को खड़ा करना है। तो हमारी जो मूल कल्पना है, न्याय के आधार के ऊपर, सब प्रकार का सामाजिक न्याय, समाज में समानता के आधार के ऊपर, समाज में स्वतंत्रता, हर एक को जीवन में आगे बढ़ने के अवसर ऐसे सब प्राप्त हों, उसके आधार पर राष्ट्र को बनाना है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत खास बात हमारे प्रीएम्बल के अंदर हमने कही, देयर आर द 3 प्री कंडीशंस। वो बहुत महत्व की हैं। हमारा लक्ष्य है, बाबा साहब ने उस समय स्पष्ट कहा कि हमको लिबर्टी चाहिए, हमको इक्वेलिटी चाहिए। लेकिन ये लिबर्टी एंड इक्वेलिटी विदाउट फ्रेटर्निटी नहीं आ सकती। इसका मार्ग क्या होगा? ये संघर्ष के आधार पर नहीं आएगा, वैमनस्य के आधार पर नहीं आएगा। समाज में कटुता खड़ी होकर के नहीं, एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करके संघर्ष करके आप परिवर्तन नहीं ला सकते। उसके आधार पर समानता नहीं आ सकती। और इसीलिए हमने प्रीएम्बल के अंदर कहा, ये टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी, बंधु भाव को बढ़ाते हुए। ये जो बंधु भाव को बढ़ाना है, ये भारत है। करुणा, दया, क्षमा, ये हमारे यहां धर्म कहा गया है। और इसीलिए भारत के संविधान के अंदर जब हमने कहा बंधु बंधु मेरा अपना, माता भूमि पुत्रहम पृथ्व्या, ये धरती मेरी माँ है, इसके रहने वाले पुत्र हम सब सगे भाई हैं। हमारा एक भाई कमजोर हो गया तो उसके लिए मेरा दायित्व बनता है। और इसीलिए हमारे संविधान के अंदर व्यवस्था हुई एफर्मेटिव एक्शंस फॉर वीकर सेक्शन। किसी ने विरोध नहीं किया उसका। हमारे समाज का एक वर्ग पिछड़ गया ना, वो पीछे रह गया ना, वो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर हो गया, हमारा दायित्व है। अपने परिवार के अंदर एक भाई कमजोर हो जाता है, वो हमारी जिम्मेदारी बनता है। ये बंधु भाव है। ये बंधु भाव परिवार से निकालकर समाज में खड़ा करना। ये देश के अंदर हम जो बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति लेकर आए हैं पिछले 75 वर्षों के अंदर, संविधान के आधार के ऊपर, वो फ्रेटर्निटी के आधार के ऊपर है। दुनिया के किसी संविधान में नहीं है ये हमारा वैशिष्ट्य है। दूसरी बात कंडीशन के नाते उन्होंने कही, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ये जो एक एक व्यक्ति है, व्यक्ति का सम्मान। हमारे यहां हर व्यक्ति के मत की कीमत है। मैंने कहा कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं है।
सामान्य व्यक्ति के मत का भी अपना एक स्थान है। ये जो भारत का वैशिष्ट्य है। और तीसरी बात हमने कही, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है देश की एकता और अखंडता। 1000 साल के अंदर ये एकता अखंडता ये खंडित हो गई। हम ये लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस ये सब जब बातें करते हैं तो इस आधार पे नहीं करेंगे, किसी कारण के अंदर भी। और इसीलिए अपने संविधान के अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स दिए, वो एब्सोल्यूट नहीं दिए। फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट, लेकिन आर्टिकल 19 के अंदर हमने ये प्रावधान भी किए, शायद 1905 के अंदर, कि कुछ विशेष परिस्थिति आती है तो वो अधिकार भी समाप्त हो सकते हैं। यह हमारे संविधान की विशेषता है। हमारे यहां यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमारे संविधान के अंदर हमने भारत की जो कल्पना की, आजकल बहुत फेडरलिज्म की डिबेट चलती है, फेडरल स्ट्रक्चर बनाया, यूनिटरी नेचर बनाया। राज्यों का समूह है, भारत के राज्य है। राज्य छोटे बड़े हो सकते हैं, राज्य नई इकाइयां बनाई जा सकती हैं। देश के संविधान निर्माण के समय बहुत सारे प्रिंसेस ने एक्सेशन कर लिया, एक्सीड हो गए। अब किसी के पास राइट टू एक्सीड नहीं है। ये जम्मू कश्मीर में जब हुर्रियत ये सब लोग बात करते थे तो मैं कभी कभी प्रश्न करता था कि भारत के संविधान के अंदर राइट टू एक्सीड है, राइट टू सक्सीड ये नहीं है। कोई कल्पना नहीं कर सकता इसकी। हाँ, हमने इस बात का ध्यान रखा कि देश के कई हिस्से ऐसे हैं जो आने वाले समय में जुड़ सकते हैं। गोवा, दादर नागर हवेली, सिक्किम, बहुत सारी इकाइयां बाद में, पुडुचेरी, ये जुड़ी। नई इकाइयां जुड़ सकती हैं, अलग नहीं हो सकती। ये जो भारत के अंदर हमने ये जो कल्पना की है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, हमारे यहां यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। लेकिन जब यूनियन और कंकरेंट का, स्टेट का विवाद खड़ा होगा कंकरेंट लिस्ट के अंदर, तो यूनियन जो लिस्ट है दैट विल सुपरसीड। हमारे यहां स्टेट लिस्ट है, लेकिन आर्टिकल 249 के अंदर विशेष इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर 6 महीने, साल, 2 साल उस स्टेट लिस्ट के ऊपर भी संसद के अंदर कानून बन सकते हैं। वो आवश्यक नहीं है। इमरजेंसी प्रोविजंस, जो इमरजेंसी की स्थिति के अंदर सब अधिकार समाप्त हो सकते हैं। हमारे संविधान के अंदर निर्माताओं को स्पष्ट मन में कल्पना थी, देश में कोई भी परिस्थिति आ सकती है। और इसलिए हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, हमारे इंडिविजुअल राइट्स, ये सब बातों का विचार करते समय हमको ध्यान रखना है, देयर आर 3 बेसिस, 3 पूर्व शर्तें हमारी। प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। हमारे यहां सब बातों का विचार करते समय संविधान की जितनी व्यवस्थाएं हमने खड़ी की, वो इस प्रियम्बल के आधार के ऊपर हमको समझने की आवश्यकता है। हमारे संविधान की जो बहुत बड़ी विशेषताएं थी, जिसके अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जोड़े। बहुत से विषय हमारे वैशिष्ट्य के हैं, लेकिन बीच के कालखंड के अंदर बहुत बातों पर आज सहमति नहीं बन पा रही। उसको हमने संविधान के अंदर अपना एक गाइडिंग प्रिंसिपल बना लिया। जिस समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की चर्चा हुई तो हमने उस समय बहुत स्पष्ट तौर पर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, दीज आर गाइडिंग प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। उनने कहा जस्ट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था फॉर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंस। उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं फॉर द स्टेट पॉलिसी टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स। ये मॉरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। हमारे यहाँ ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल जोड़े, ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े, ये केवल दिखाने के लिए नहीं है, ये हमारी आने वाले भारत की कल्पना है। पंचायत भारत का मूल था। पंचायत एक भावना है, पंचायत चुनाव से नहीं बनती है, वो त्रिस्तरीय पंचायत रचना बनने से नहीं बनती है, वो 73rd अमेंडमेंट से नहीं होती। विकेंद्रीकृत समाज ये हमारी रचना है।
हमारे यहाँ राजा और राजकृत, ये वेदों में दो रचना थी। राजकृत मतलब सभा और समिति। हमारे यहाँ स्थानीय सब शासन सभाएं चलाती थी, सब प्रकार के व्यवस्थाएं सभाएं करती थी। नियम कानून बनाने का काम समिति करती थी, संविधान वो बनाती थी। राजा का काम केवल उस संविधान को क्रियान्वित करना था, अंतर्बाह्य सुरक्षा था, समाज की व्यवस्था करना था। समितियां और सभाएं ये राजा को हटा भी सकती थी। हमारे भारत के अंदर जो लोकतंत्र था, वो लोकतंत्र एक अलग प्रकार का लोकतंत्र था, वो सर्वसहमति पर चलने वाला लोकतंत्र था। वास्तव के अंदर उसका मूल जो था वो पंचायत था। वो पंचायत की भावना क्या है, इसको समझना। लगातार संघर्ष के कालखंड में वो देश का दृश्य नहीं रहा। कुछ कुछ रूपों में वो पंचायतें रही, समाज की पंचायतें रही, समाज की व्यवस्थाएं रही, लेकिन आज के अंदर उसको खड़ा करना है। गौ आधारित हमारा समाज और राष्ट्र का जीवन है। गौ रक्षा का प्रश्न ये देश के 1000 वर्ष के संघर्ष का सबसे बड़ा प्रश्न था। 1000 वर्ष के संघर्ष के मूल के अंदर एक गाय का प्रश्न था। गाय केवल पशु नहीं है, समाज जीवन के अंदर उसके लिए उस समय सहमति नहीं बनी, इसलिए व्यवस्था नहीं बनी, लेकिन हमने अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जोड़ा। उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हमने उस समय की। ऐसे कितनी बातें हमने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर उस कालखंड के अंदर की हमने। अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसी होगी, वो देश का सामाजिक आर्थिक चित्र कैसा होगा, सब सरकार नहीं चलाएगी, लेकिन समाज का चित्र कैसा होगा, एक्यूमुलेशन नहीं होगा, बहुत बड़ा अंतर नहीं रहेगा। समाज जीवन के अंदर ऐसे कितने विषय हमारे इस संविधान के अंदर हैं। इस वर्ष, इस अधिवेशन के बाद जब हम अपने अपने क्षेत्र के अंदर जाएंगे, तो आने वाले वर्ष के अंदर ये जो स्व के आधार के ऊपर अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को प्रकट करने वाला, अपने देश की एक दिशा बताने वाला, एक सामूहिक संकल्प का प्रतीक, ये जो भारतीय संविधान को हमने स्वीकार किया, इस संविधान के आधार पर हमारी ये 75 साल की यात्रा हुई है। आने वाले समय के अंदर इस यात्रा का आधार भी ये रहने वाला है। बहुत कुछ बातें हमने इसके आधार पर की हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इसके अंदर अपेक्षित थी, हम नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, संविधान, इसका संबंध इंटरप्रिटेशन के साथ है। संविधान, बाबा साहब अंबेडकर ने उस समय स्पष्ट कहा, संविधान कितना भी अच्छा हो, क्रियान्वित करने वालों की दृष्टि स्पष्ट नहीं हुई, भावना नहीं हुई, तो उसको लागू जिस ढंग से करना है वो होगा नहीं। वो हमने देखा इस बीच के कालखंड के अंदर। वो इमरजेंसी प्रोविजन के दुरुपयोग को भी देखा हमने, लेकिन हमारे यहाँ आवश्यक चेक बैलेंस थे, सेपरेशन ऑफ पावर थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों का संतुलन था। इसके कारण से बहुत सारी बातें जब